वॉइस ओवर पर चर्चा। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ओवर पर चर्चा। आज के हमारे इस एपिसोड में वी हैव गेस्ट वॉइस आर्टिस्ट स्नेहा अंकिता। शी इज अ वेरी सीनियर वॉइस आर्टिस्ट एंड शी डज वॉइस ओवर्स इन टू लैंग्वेजेस, primarily in Marathi and Hindi. So Sneha, thank you so much for being a part of this show. यस एंड आई एम ग्लैड कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मतलब आपकी मैंने वॉइस ओवर पे चर्चा के बहुत सारे एपिसोड सुने हैं, तो Okay. सच में मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनते वक्त। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना समय निकाला, आपने टाइम निकाला। और जैसा कि आपको पता है, सेकंड सीजन में हम जैसे अलग अलग व्यू आर्टिस्ट, सीनियर व्यू आर्टिस्ट, प्रोफेशनल व्यू आर्टिस्ट इस शो पे आते हैं एंड दे शेयर द एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके वॉइस ओवर की शुरुआत कब हुई? एक्चुअली अगर मेरी थोड़ी सी जर्नी टेढ़ी मेढ़ी है। Okay. कभी मेरा ये वॉइसर बनने का ये सपना नहीं था, वॉइसर आर्टिस्ट या फिर ये मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गई। एक्चुअली अच्छा। मेरी स्कूलिंग हुई है साइंस साइड्स में। तो साइंस साइड में मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मेरा हर एक स्टूडेंट्स रहते हैं उसकी तरह मेरा भी एम था कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स दूं और अच्छी खासी एक नौकरी कर लूं। पर मेरी माँ की थोड़ी सी बाईपास सर्जरी हो गई, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा स्किप करना पड़ा सब कुछ। तब उस वक्त मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसर का जॉब, बड़ा थोड़ा प्रेस्टिजियस जॉब था ना वो उस जमाने का। तो मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ। तो उस वक्त तो मैं फुल टाइम जॉब कर नहीं पा रही क्योंकि मैं ही बड़ी बहन हूँ। तो उस वक्त मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब करूँ। तब उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो पे भी कैजुअल्स के लिए ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैंने दे दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गई। तो ये मेरा कभी सपना नहीं था या फिर मेरी चॉइस भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे जाऊं, लेकिन शायद डेस्टिनी में लिखा था या फिर Destiny में करियर लिखा। ने मुझे चुन लिया और मैं इस फील्ड में आ गई। ओके, तो ये जो आप ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहे हैं, ये क्या मैं जान सकता हूँ ये कौन सा साल था? मैं 2007 में ऑडिशन मैंने पास करी और तब से मैं ऑल इंडिया 2007? रेडियो के साथ 2020 तक थी। 2007 मतलब, रिकॉल करूं जब मैं 10वीं की बोर्ड की मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, तब से आप वॉइस ओवर में, मतलब एज एन अनाउंसर, मैं इसको स्पेसिफिकली अभी वॉइस ओवर तो नहीं कहूंगा, बट एज एन अनाउंसर आपकी इस फील्ड में शुरुआत एज एन अनाउंसर हुई। ओके, फिर उसके बाद मतलब आपने, अच्छा मैं जानना चाहूंगा, आपने मराठी में अनाउंसर के तौर पे? यस यस यस, मैं यहाँ पे कोल्हापुर में रहती हूँ, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज मराठी ही चलती है। तो मराठी यहाँ चलती है। पे जो है ऑल वर्क मराठी लैंग्वेज में चलता है। तो मैं ओके। मराठी में ही करती थी ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसिंग का एज अ अनाउंसर। ओके, उसके बाद फिर जैसे आपने एज एन अनाउंसर कंटिन्यू किया, फिर धीरे यस। धीरे ये वॉइस ओवर का अलग अलग कैटेगरीज में काम कैसे शुरू हुआ? यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो कोल्हापुर में इतना स्कोप नहीं है। कोल्हापुर में थोड़ा लोकल, इतनी मेट्रो सिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग कैटेगरी में एक्चुअली वर्क नहीं होता है। जो भी है रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, अब मैं क्योंकि इस फील्ड में काम कर रही थी तो स्टूडियोज के साथ कनेक्ट थी, तो वहाँ पे स्टूडियो पे जो भी इंक्वायरीज आती थी कि आ जाओ मैडम करके, तो ऐसे कोई अभी कैटेगरी में मैं बाद में समझ में आ गई, मुझे भी कैटेगरी बहुत सालों के बाद। पर बहुत पहले सालों के कैसे बाद। होता था कि चलो ये वॉइस ऑडिबल है, ऑल इंडिया रेडियो पे सुना जाता है, तो ये वॉइस अच्छा है तो चलो इनको बुला लेते हैं, ऐसे करके रिकॉर्डिंग। तब तो मुझे भी कैटेगरी मालूम नहीं थी कि क्या क्या तब इतना मालूम कैटेगरीज नहीं था। होती है। सिर्फ स्टूडियो से बुला लिया, रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल दिया, चलो रिकॉर्डिंग कर दिया, काम खत्म। ऐसे होता था। मतलब उस वक्त मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि वॉइस ओवर में कितने कैटेगरीज है। पर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती चली गई, मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में आ गई। मतलब बाद में मेरा वॉइस ओवर का करियर वैसे देखा जाए तो फुल प्लेज में शुरू हुआ 2020 के बाद, क्योंकि उस वक्त तो स्टूडियो सारे बंद थे और तब से होम सेटअप का वो जो नया ट्रेंड आ यस। गया और तब बाहर के भी इंक्वायरीज आने लगी। मतलब उस वक्त स्टूडियो ऑलमोस्ट बंद थे, तो बाहर के जैसे पुणे मुंबई जैसे बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड जैसे जो भी काम होता था वो होम सेटअप से होने लगा। और तब मोस्टली ये वॉइस ओवर इंडस्ट्री भी तभी बूस्ट में आ गई। मुझे लगता है सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए तभी होम सेटअप एंड ऑल दीज थिंग्स तभी से डेवलप हो गई, ऐसे मुझे लगता है।
कह सकते हैं कि मतलब पहले 2020 से पहले जब लॉकडाउन लगने से पहले कि काफी काम स्टूडियोज में जाके होता था, लेकिन जब 2020 आया तो ऑब्वियसली जैसे बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो हाँ कह सकते हैं कि तब से होम सेटअप का जो कॉन्सेप्ट है पहले से चलता आ रहा था, लेकिन हाँ 2020 के बाद इसमें एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं जंप, सेटिंग अप ऑफ होम स्टूडियोज। इनफैक्ट मेरी जर्नी भी वॉइस ओवर में 2020 में, प्रॉपर 2020 में ही शुरू हुई थी। यस यस। और मुझे लगता है कि 2020 से पहले होता था, पर हर एक स्टूडियो के उनके उनके आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, कि जिनसे ही यस, वो काम किया करते थे। इतनी अपॉर्चुनिटीज वाइडली नहीं थी लोगों के पास अवेलेबल, या फिर वो नया कोई ट्राई आर्टिस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इनबिल्ट इन हाउस आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो हुआ वो करते थे। मोस्टली काम उनके पास ही जाता था। लेकिन इंडस्ट्री इतनी वाइल्ड हो गई 2020 के बाद, क्योंकि तब तो जिसके पास अवेलेबल हो जो करके दे सकता है, तो चांस भी कई लोगों को, नए लोग भी इस फील्ड में आए, और कई नए लोगों लोग को भी आए। चांस अलग तरीके से भी मिल गया इसमें। तो जैसा मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, और कि जैसे आप कहते हैं कि आपने अनाउंस एज एन अनाउंसर आपने ऑल इंडिया रेडियो में कंटिन्यू किया, फिर जब आपको बीच बीच में स्टूडियो में बुलाया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बार ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए हो तो धीरे धीरे करके आपके कॉन्टैक्ट्स बनते जाते हैं, तो जब आपको स्टूडियोज में बुलाते थे तो वहां आप थोड़ी अगर कैटेगरीज बता सकते हैं किस किस तरह की रिकॉर्डिंग आपको करने को बोलते थे वो? मोस्टली यहाँ पे तो कमर्शियल ही ज्यादा चलता है, कोल्हापुर में थोड़ा सा इतना ई लर्निंग वगैरह कंसेप्ट नहीं है। तो मोस्टली यहाँ पे जो काम चलता है वो ऑडियो एड्स का ही ज्यादातर चलता है। टीवी से भी यहाँ पे नहीं चलता, चैनल या फिर यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ लोकल जो टीवी के चैनल्स है उतना ही, पर यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपर चैनल वगैरह नहीं है जहाँ पे वीडियो एड्स रिलीज हो सके। तो यहाँ पे मोस्टली ऑडियो एड्स ही चलती है कोल्हापुर रेडियो में। अगर स्पॉट्स वगैरह? प्रॉपर सोचा जाए तो ये ऑडियो टाइप के एड्स, कमर्शियल एड्स का ही यहाँ पे चलता है। मतलब कह सकते हैं रेडियो स्पॉट्स वगैरह टाइप जो होती है, ऑडियो यस यस एड्स यस होती है, वो एग्जैक्टली। ज्यादातर या फिर चलती है। सोशल मीडिया पे जो हम ऐड करते हैं, छोटे छोटे एड्स बनाते हैं ना, 2D एड्स वगैरह, उस टाइप के एड्स गॉट इट, होते गॉट इट। अब तो कह सकते हैं कि 2020 के बाद होम सेटअप का कॉन्सेप्ट आया, धीरे धीरे करके लोगों हैं। का अब सेटअप घर पे बन चुका है, और धीरे धीरे ऐसा समय भी आ गया कि अब ज्योग्राफी या लोकेशन से आप कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अगर आप अगर एक एस्टैब्लिश्ड व्यू आर्टिस्ट हो, आपको कहीं से भी काम मिल सकता है। यस राइट। और जैसा मैं आपके बारे में जानता हूँ, जैसा आपके बारे में पता चला, आपने एज एन अनाउंसर शुरू किया 2007 में, उसके बाद आप स्टूडियोज में जाके आप रिकॉर्डिंग करते चले गए, आपका तब से एक सफर चल रहा है। इस एपिसोड की एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन ये निकल सकती है कि अगर आपकी सिर्फ एक लैंग्वेज में भी एक्सपर्टीज हो तो भी बहुत काम हो सकता है। इसमें क्या आपकी राय है? मतलब जो लोग बिगिनर्स हैं, जो इसमें इस वॉइस ओवर में इंटरेस्टेड है, अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली आपके पास कुछ क्वालिटीज इनबिल्ट भी होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलती करेक्ट। कि कोई भी उठ के मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनूंगा, तो ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। मतलब आपके पास अच्छा वॉइस है, लिसनेबल वॉइस भी होना चाहिए कि लोग उसे सुनना चाहिए। अगर ना हो तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वॉइस तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये तो हम कुछ नहीं करेक्ट, कर करेक्ट। सकते। पर अगर वो नहीं है तो भी आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम, एक कहावत पता है ना आपको कि एक बात की, अमिताभ बच्चन जी को ऑल इंडिया रेडियो ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था एज डिस्क्वालीफाई कर दिया। अनाउंसर। यस, 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 यस। लेकिन वो आज ऑल इंडिया रेडियो के ज्यादातर एड्स थे अमिताभ बच्चन जी के आवाज में ही चलते हैं। मतलब जिस आवाज को कभी ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, आज उन्हीं के आवाज की एड्स ऑल इंडिया रेडियो पे लगती है। तो ये ऐसे नहीं है कि आपको एक नहीं मिला चांस, मतलब कि वो खत्म हो गया, कि आप उसमें करियर भी नहीं कर सकते। आपको उसके लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर वॉइस अच्छा है तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा तराशना पड़ेगा, उस वॉइस को, मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, या फिर वर्ड्स में इमोशंस डालना क्या होता है। डबिंग के वक्त आप लोगों को मोस्टली इमोशंस डालने पड़ते हैं, या फिर अलग अलग मॉड्यूलेशन देने पड़ते हैं एज पर इमोशंस। तो ये सब एक आर्ट है, ये ऐसे थोड़ी ना, मैं मतलब हमारे पास तो इमोशंस होते हैं, जब हम हमारे अंदर कोई भी एक सिचुएशन के हिसाब से नेचुरली इमोशंस आ जाते, पर वो किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से वो इमोट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वो आर्ट आनी चाहिए आपको, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से वो हमारी डिमांड ही यही होती है ना वॉइस ओवर की, क्योंकि हमें तो लोग देख नहीं सकते, सिर्फ हमारे आवाज से उसे फील कर सकते हैं। तो ये सब आपको सीखने जैसे, अब मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको कोई किसी बड़े बड़े स्कूल में जाके सीखने को मिल सकता है। ये तो इमोशन इमोट करना या फिर मॉड्यूलेशन करना, ये तो आपने खुद सीखने की जरूरत है। ये तो आप किसी टीवी की एड देख के भी सीख सकते हैं कि
कैसे उसको मॉड्यूलेट किया है या फिर कैसे उसको इमोशंस कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया है, ये सब सीखने की बात है। और आप तो कहीं से भी सीख सकते हो, मतलब ये सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती या फिर कोई सिर्फ एक ही है इसी क्लास में गए तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। सीखना, वॉइस ओवर तो ये एक ऐसी आर्ट है कि आप कहीं से भी सीख सकते हो। करेक्ट। मैं उस लिहाज से कि जैसे अलग अलग जैसे एरियाज में काम करना होता है, अपनी प्रोनाउंसिएशन हो गया, अपना जो इमोशंस हो गए, सबसे पहले उन भाषाओं में काम कीजिए जिसमें आपके एटलीस्ट पकड़ो, मतलब एक एरिया हो गया। जैसे भाषा में काम करना एक एरिया हो गया, इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारी चीज होती है, वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन। लेकिन जब भाषाओं पे बात आती है तो मैंने काफी बार देखा है कि लोग उन भाषाओं के पीछे जब भागते हैं जहाँ पे मतलब उन्होंने वो लैंग्वेजेस इतनी एक्सपीरियंस नहीं की, उसमें उनकी इतनी फ्लुएंसी नहीं है। तो उस एरिया के हिसाब से तो अगर सिर्फ एक लैंग्वेज में भी एक्सपर्टीज हो अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एरियाज, तो भी आपके हिसाब से मतलब कह सकते हैं कि काफी अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में। यस। और मराठी लैंग्वेज एक्चुअली कैसी है ना, मराठी बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के, मैं मराठी नेटिव नहीं हूँ फिर भी मैं मराठी बोलने लगता हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर लूंगा, इतना इजी नहीं है मराठी लैंग्वेज। क्योंकि मराठी लैंग्वेज में ना बहुत केस सेंसिटिव लेटर्स आते हैं जो आपको नेटिव होने के बाद ही समझ में आएंगे, इतना इजी नहीं है। और कोई भी लैंग्वेज, मतलब मैं सिर्फ मराठी की नहीं बात करी, हर एक लैंग्वेज का उसका इसेंस होता है। हर एक लैंग्वेज की अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको वो वर्ड मालूम होना चाहिए, तभी तो आप उस वर्ड को एक प्रॉपर वे से एक्सप्रेस कर पाएंगे ना। तो आपके, मुझे लगता है कि आपकी वोकैबुलरी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, आपको उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि मराठी में अगर मैं फॉर एग्जांपल मराठी का दूं तो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर लाइन में उस वर्ड का क्या मतलब है और आपको वो कैसे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि अगर वो गलत तरीके से एक्सप्रेस करे तो उसका कोई अलग मीनिंग आएगा तो इमोशन भी नहीं आ पाएगा, वाले को कोई अलग लगेगा ना। तो ये जरूरी है। या फिर एक ही वर्ड या एक ही फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए मराठी में बहुत सारे वर्ड्स भी है, तो आपको वो एप्रोप्रिएट वर्ड चुनना भी आना चाहिए और एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से अगर उसके मीनिंग्स निकलते हो तो उसके एक्सप्रेशन भी प्रॉपर देने आने चाहिए। तो ही आप एक वो प्रॉपर उसका जो आपका क्लाइंट है जो वो उसका मैसेज देना चाहता है तो वो एप्रोप्रिएट तरीके से हर एक लिसनर्स के पास जाएगा। नहीं तो वह अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत निकला या फिर उसका मीनिंग, आपका इमोशन गलत निकला तो उसका कोई देने वाला मैसेज कुछ और देना चाहता होगा और वो देगा जो पहुंचेगा तो गलत तरीके से पहुंच गया तो कभी कभी बात बिगड़ भी सकती है। तो वॉइस और आर्टिस्ट को एक जिम्मेदारी भी होती है कि उस मैसेज को, उस स्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से और प्रॉपर तरीके से वो मैसेज लोगों के पास जाए, उस तरह से उन्हें वो एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसलिए उनकी एक लैंग्वेज पे पकड़ बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बारे में मैंने भी मतलब काफी, जैसे इस चैनल पे अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट मैंने हमेशा कुछ एपिसोड्स में कहा है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं लैंग्वेज से होती है। मतलब बाद में सारी चीजें, जब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉपर तरीके से, फ्लुएंसी होगी, तब जाके इमोशंस और ये सारी चीजें जो है गहराई होती है। जब हम कोई स्क्रिप्ट में जान डालते हैं तो उसकी शुरुआत ऑफकोर्स लैंग्वेज से ही होती है। तो ये चीज आपने बिल्कुल सही कही। इसके अलावा जो जैसे अपार्ट फ्रॉम योर वर्क ऑन एज एन अनाउंसर, एज अ न्यूज रीडर, तो बाकी का सारा काम आते हैं आप घर से सारा डिलीवर करते हैं जो आपका होम सेटअप आपने बना रखा है। और न्यूज रीडिंग के लिए तो ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ता होगा वहां पे। हाँ, वो भी मैं साइड बाय साइड करती थी। जब मैं अनाउंसर थी 2007 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरू किया और 2011 में मैंने वो कैसे होता था, ऑल इंडिया रेडियो का जॉब डेली नहीं होता था, वो कैजुअल बेसिस पे थी, तो मंथली मुझे सिर्फ 6 दिन ही जाना पड़ता था। तो ये न्यूज रीडिंग का भी उस वक्त फ्रीलांसिंग मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए गई और मैं सिलेक्ट हो गई। तो क्योंकि मुझे एक मॉड्यूलेशन या फिर ऑल इंडिया रेडियो की वजह से मुझे वो एक्सपीरियंस भी था आपको मतलब डिलीवरी 2011 मतलब 2007, मतलब इसमें ही 3-4 साल का, तो 4 साल तो ऑब्वियसली वैसे सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज रीडिंग ये दोनों भी साइमल्टेनियसली मेरा शुरू था करियर। और इसके साथ साथ फिर मैंने थोड़ा सा फिर फ्रीलांसिंग वॉइस ओवर का भी शुरू कर दिया, जैसे कहीं से काम आता था तो मैं करके देना मैंने शुरू कर दिया। और 2020 में जब कोरोना का वो प्रॉब्लम हुआ उसके बाद मैंने फिर होम सेटअप बना लिया। उसके बाद आपने बनाया, मतलब उससे पहले ज्यादातर जो है स्टूडियोज के जरिए आपका काम डिलीवर होता था। क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा था ना सिचुएशन कि मेरे पास ऑलरेडी 2 जॉब्स थे, तो मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि और मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या देखने की। मतलब मेरे पास ऑलरेडी, मैं बहुत ज्यादा अपने इस सारे शेड्यूल्स में बिजी थी, तो मुझे कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ी या फिर मैंने ये समझो कि मैंने कोशिश नहीं की।
पर जब ये सब 2020 में ऑल इंडिया रेडियो ने ये पूरे ना कोरोना के वक्त सारे कैजुअल्स वगैरह बंद कर दिए, क्योंकि ये सब गाइडलाइंस वगैरह थी ना कोरोना की, इसके वजह से। तो ये ऐसे था कि तब मैं खाली बैठी थी, तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब इतने दिन तो मैं काम कर रही थी, घर में खाली बैठना, फिर ऐसे कि अरे अब नहीं बैठ सकती मैं, कि क्या करूं मैं बैठ के, रूटीन में आ जाते हैं ना। यस यस यस। तो तब मैंने अपने आप को ये ढूंढना शुरू किया कि मैं कहाँ से, अब मैं वॉइस ओवर का है जो मेरा काम, उसमें मैं और कहाँ से काम ले सकती हूँ, या फिर ये क्या करना चाहिए। फिर भी ये फेसबुक के ग्रुप से, या फिर voices.com जैसे बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स है जहाँ पे वॉइस ओवर का काम चलता है। तो ये फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, हर जगह पे अपना बायोडेटा डालना, अपने सैंपल्स डालना शुरू कर दिया। और फिर मेरी वैसे देखा जाए तो वॉइस ओवर की प्रॉपर जर्नी शुरू हुई 2020। मतलब कह सकते हैं कि आपका एज अ नरेटर पहले शुरू हुआ, एज एन अनाउंसर, और फिर आप जो है बाकी सारी कैटेगरीज में, जितनी भी कैटेगरीज होती है उसमें आपका, और आप डाइल्यूट होते गए इस चीज में, जैसे 2020 से आपने बताया। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मतलब आपसे, कि जैसे आप कभी अनाउंस करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं मराठी में, इनिशियल 2 लाइन्स जब आप शुरू करते हैं, अगर थोड़ा आप टोन, अगर वो मैं बहुत सुनने के लिए, आई एम वेरी उसका बहुत एक जिज्ञासा है, कैसे इंक्विजिटिव अबाउट इट। ओके, नमस्कार, आजच्या बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत। मी स्नेहांकी दाट। टाकूयात आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। ओह नाइस नाइस। एक वो मैं फील कर सकता हूँ, वो जो जैसे होता है ना, जैसे न्यूज हमें जिस तरह से हम रेडियो में सुनते हैं, ऑफ कोर्स मैं मराठी पूरी तरह से तो अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन शायद ये रिकॉर्डिंग जब मैं अपनी मम्मी को सुनाऊंगा ना, तो उनको समझ, बिकॉज शी इज फ्रॉम मुंबई, उनको आती है बोलनी। अच्छा, उनको तो आती है मतलब आपको उनको समझ आती है मराठी? बोलनी भी आती है थोड़ी बहुत। अच्छी बात है फिर। वो माय मॉम इज फ्रॉम अंधेरी वेस्ट, वो तो फिर शादी करने के बाद फिर दिल्ली वगैरह चले गए, तो वैसे उनको आती है समझ में मराठी। तो मुझे कहते हैं कि तू मराठी भी कभी कभी देखा है, ऑब्जर्व करा कर, बट अभी एक ही 3 लैंग्वेजेस ही संभाली नहीं जाती पूरी। हाँ, नहीं होता है कभी कभी ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिमिलर वर्ड्स आते हैं ना। तो क्योंकि मेरा, जब मैं हिंदी में करती हूँ ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एग्जैक्टली बोलना क्या है। फिर कभी कभी ना मुझे गूगल करना पड़ता है हिंदी में कि सच में यही है। तो कभी कभी ना मेरा ऐसे होता है कि क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं मैडम, आपका मदर टंग इंटरफेरेंस आ रहा है इसमें, कि आपकी हिंदी में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि सिमिलर लिखावट तो हिंदी और मराठी की सेम है, तो कभी कभी बोलते वक्त ना हम गलती से मराठी के ही वर्ड्स की तरह प्रोनाउंस कर देते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पकड़ हर एक लैंग्वेज पे होना मतलब मुश्किल नहीं है, पर वो इतना आसान भी नहीं है। मुझे, मेरे साथ है ना, काफी बार मैं, आप जैसे आपसे भी बात हुई तो मैं रिकलेक्ट कर सकता हूँ, काफी बार ऐसा होता है, जैसे आप, तो मैं इंस्टाग्राम में काफी एक्टिव हूँ, जैसे यूट्यूब में कभी कभी मेरे को समय मिलता है तो मैं डालते रहता हूँ कुछ ना कुछ वीडियो। तो कुछ लोगों ने ना, कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो शायद महाराष्ट्र से ही थे, तो उन्होंने जब मुझे कुछ अपने हिंदी सैंपल्स भेजे, तो मैं, जरूरी नहीं कि सारी मैं मैसेजेस वगैरह चेक कर पाता हूँ, बट जब मेरे पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है, मैं जरूर चेक करता हूँ। तो उनके मैंने जब सैंपल सुने, तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, आपकी आवाज की क्वालिटी अच्छी है, आवाज बिल्कुल, ऑडियो बिल्कुल क्लीन था, लेकिन मैंने यही बात एक नोट की, कहीं ना जैसे एक हिंदी में हल्का सा रीजनल टच झलक जाता है। और तो ये मुझे लगता है कि लिखावट काफी सिमिलर है हिंदी और मराठी की। कई भाषाओं का अपना फॉन्ट अलग है ना, तो वो शायद उसकी वजह से मिक्सअप नहीं होता होगा, क्योंकि हिंदी और मराठी का फॉन्ट सिमिलर है, हर एक लिखावट एक जैसी है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हल्के से वो आ जाता है, इंसान को बोलते वक्त समझ नहीं आता है कि वो कब मराठी का टोन उन्होंने हिंदी में ले लिया है। नहीं, वो होता है क्योंकि हमारे रेगुलर, हमारी इतनी सालों की जो है स्कूलिंग से, हम लोगों से, हर लोगों से जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना कहीं उसकी छाप हमारे ऊपर रहती है। हम कितना ही कोशिश करें, कितना भी किसी और लैंग्वेज में परफेक्ट हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं झलक ही जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक मैं बात जरूर कहूंगा, जो हमेशा मैं अपने जो डिस्कस करते रहो, एक्स्ट्रा लैंग्वेज होना बहुत एक बड़ी एडवांटेज है, मैंने देखा। और खास करके रीजनल लैंग्वेज, जो मैंने गुजराती में जितना मैंने टीवी एड्स और रेडियो एड्स का काम किया, उतना मुझे लगता है मैंने इतना इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं किया होगा। और थैंक्स टू माई फैमिली कि मैं घर पे, हमेशा दिल्ली में भी रहते थे, जब हम घर पे गुजराती में बात करते थे, तो जाके वो चीज हो पाई। अगर घर में भी ऐसा माहौल होता कि ज्यादातर हिंदी में होता कम्युनिकेशन, तो मुझे लगता है नहीं कि इतने प्रोजेक्ट्स हो पाते इसमें। अब तो हम हर चीज वॉइस ओवर के लिहाज से देखते हैं, जब हम इस स्पीड में आ गए हैं। बिल्कुल। सो फाइनली, आप
नए वॉइस आर्टिस्ट को आपने काफी कुछ बताया कि आप अलग अलग चीजों को Yes. ऑब्जर्व करो, अपनी लैंग्वेज में पकड़ बनाओ। अभी के हिसाब से अभी 2023 में अगर कोई अपना एक करियर बनाना चाहता है वॉइस ओवर में, ठीक है, और इस पर्टिकुलर डिजिटल एज में जहाँ पे जैसे आपने 2007 में शुरुआत की, मैं ये नहीं कहूंगा 2007 जो है वो, मैं ये नहीं कह सकता कैसेट सीडी का जमाना था, वो तो बिल्कुल तब इंटरनेट Yes, आ yes, गया था। लेकिन जो yes, जिस हिसाब से 2010 और 15 से जिस तरह से इंटरनेट में बूम आया और जिस तरह से yes, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, तो yeah, आप क्या अपना एक सजेशन या एडवाइस देना चाहोगे जो बिगिनर्स को, मैं हमेशा बिगिनर्स वर्ड यूज करता हूं, मैं कोई एज की बात नहीं करता क्योंकि yes, उसमें कोई yes, आने की yes. एज नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले तो आपको इस फील्ड में आने की पैशन होनी चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए। मतलब कोई भी काम ऐसे सिर्फ कोई बोल रहा है या फिर बाकी सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूंगा, ऐसे करके आप इसमें आओगे तो इतना इजी भी ये फील्ड नहीं है। मैं यही लोगों को समझाना चाहती हूँ। नहीं तो लोगों को क्या है कि आजकल ये करियर बूस्ट में है ना, सब जगह पे इस करियर का बोलबाला है, तो कई यस लोगों को लगता है चलो अभी है सब जगह पे यहाँ काम मिलता है तो हम भी इस फील्ड में आते हैं। तो ये गलती मत करना। आपकी पहले उसमें कितनी समझ है, आप सच में इतनी मेहनत करना चाहते हो का? क्योंकि हम भी देखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि एक आध वॉइस ओवर हम कर रहे हैं किसी कमर्शियल का, तो कोई भी क्लाइंट एक ही टेक में उसको फाइनल कर देता है। लेकिन कभी कभी ना क्लाइंट 10-10, 12-12, 15 वाह, टेक देने के बाद भी उसे फाइनल नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में कोई और प्रोसीजर चल रहा होता है कि उन्हें कोई और मॉड्यूलेशन चाहिए होता है, उन्होंने कहीं तो कुछ ऐड सुनी होती है, उसकी छाप उनके ऊपर रहती है, और हमें भी पता नहीं चलता कि क्या चाहिए एग्जैक्टली इन्हें, चाहते कौन क्या सा हो? मॉड्यूलेशन चाहिए इन्हें। तो ये इतनी भी इजी आर्ट नहीं है, आपके पास पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि एक ही वॉइस ओवर या एक ही ट्रैक या फिर एक ही रिकॉर्डिंग आपको बार बार करनी पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एक टेक में ही फाइनल हो जाएगा, तो आपको उसके ऊपर मेहनत लेने की जरूरत है। तो आपके पास पेशेंस भी होने चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि चलो मैंने एक आध माइक खरीद लिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया, चलो तो मुझे तो लैंग्वेज आती है, मैंने पढ़ लिया और चलो मैं वॉइस और आर्टिस्ट हो गई। इतना इजी नहीं है। इतना इजी लोगों नहीं। को इतना समझना चाहिए कि ये आपको करियर के हिसाब से लेना है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो आपकी सच में उसके ऊपर पकड़ है या नहीं, आपको उसमें कितना डीपली पता है। नहीं हो तो आपको वो या बुक्स पढ़ के या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ के ये आपका वो नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और अगर आपको लैंग्वेज के साथ साथ फिर कोई टेक्निक्स भी रहते हैं, हम लोगों को जब सिर्फ रिकॉर्ड करना ही जरूरी नहीं, अब होम सेटअप के वक्त हमें कोई सॉफ्टवेयर भी सीखना जरूरी है। तो अगर आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं या फिर कोई एक प्रॉपर कोर्स भी ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको वो नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको वो टेक्निक्स पता होने चाहिए। इवन आप अगर हम माइक भी खरीदते हैं तो उसके हिसाब से हमारे मतलब हम अगर होम सेटअप बना रहे हो तो आपको वो भी नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर कि आप होम सेटअप बनाते वक्त वो माइक आपके घर में सुटेबल है या नहीं। वो भी बहुत मतलब ये बिल्कुल वास्ट चीजें हैं। मतलब इतना इजी नहीं है कि मैंने कोई भी माइक पकड़ लिया और वॉइस ओवर कर लिया। तो ये सब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेकर या वर्कआउट करके फिर इसमें आना चाहिए। ऐसे नहीं है। फिर कभी कभी कैसा होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े जोश में आते हैं ना वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ करके, पर बाद में उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके पास ये क्राफ्ट नहीं है या फिर वो कर ही नहीं सकते, शायद वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं या फिर उनको वो समझ नहीं आता है कि करना कैसे है, किस वे से जाना है। तो एक वक्त के बाद लोगों को लगता है कि नहीं मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है या फिर यहाँ पे काम नहीं मिलता है, या फिर ऐसे बहुत सारे हम निगेटिव व्यूज भी सुनते होंगे। तो ये इतना यस, इजी नहीं है ये और मुझे लगता है कि पहले तो इंसान आते वक्त ना, मुझे लगता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर किसी को बनना है तो उसके पास अगर क्राफ्ट नहीं है, आप में पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पूरी तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का ही सपना लेकर इस फील्ड में आओ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप साइड बाय साइड कुछ करते करते ये करो, क्योंकि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में पैर जमाना इतना इजी नहीं है इतना कि इजी नहीं है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ वॉइस ओवर ही बनना है और मुझे कोई और करियर ही नहीं करना है। इतना मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप न्यूकमर्स हो तो आप अपना एक दूसरा करियर गोल भी रखिए। अगर आप इस फील्ड में नहीं सेटल हो सके या फिर इस फील्ड में आपको जैसे चाहिए उतना अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि लोग आते तो बड़े जोश से है, काम नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन, ये जो है ना ये सब चीजें प्रॉब्लम्स देखने भी को मिलती है। हो जाते हैं। तो ये हर एक फील्ड में जरूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो। तो लोगों ने ये ब्रॉड सब सोच समझ के फिर इस फील्ड में आना चाहिए। मुझे ऐसे ही लगता है कि ये फील्ड
मेहनत है इसके पीछे, बहुत मेहनत है। बहुत ज्यादा और मेहनत है। जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से किसी को गाइडेंस दे, उसके बारे में जान के ले कि इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर उनकी वो इतनी मेहनत करने की तैयारी है तो ही वो इस फील्ड में आए। सिर्फ ये मतलब ये है ना कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री आजकल कैसे हुआ है कि बॉलीवुड वगैरह देख के ये डबिंग वगैरह रीजनल लैंग्वेज की मूवीज डब हो रही है, तो अब इस ना वेब सीरीज इंडस्ट्री के को हुए। या यस यस यस, तो ये जो फील्ड है इसको एक ग्लैमर नेम फेम आ गया है, तो हर लोगों को क्या लगता है कि मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊं, मुझे भी नेम फेम ग्लैमर और ये सब मिल जाएगा, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। पर ये सब इतना इजी नहीं है, इतना ये इजी भी नहीं है। उन्होंने इतना समझना चाहिए, मतलब क्योंकि एक फैंसी चीज लग जाती है लोगों यस की, अरे यस 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 माइक्रोफोन यस है हमारे साथ, वो पहना हुआ है और हमें काम मिल रहा है, या बट इसके पीछे की जो मेहनत होती है, और ऑब्वियसली हर एक क्राफ्ट में अपनी 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 मेहनत होती है। मुझे कभी एक बार एक क्लाइंट ने, जैसी मतलब मैं नाम ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा था कि आप चार्जेस की बात हुई थी, आप इतना ज्यादा चार्ज करते हो। मैंने कहा देखो मैं या अपने क्राफ्ट के हिसाब से चार्ज करता हूँ। उन्होंने कहा था कि इसमें क्या है, जो बोलने वाला आदमी वॉइस ओवर तो कर ही लेगा। तो मैंने फिर उनको मैंने कहा भाई जो ऐसे तो हर दौड़ने वाला आदमी ओलंपिक जीत जाएगा। यस यस। तो तो वही है मैंने ना, तो वही बोला ना कि बहुत सारे जी। लोगों को लगता है ये बड़ा इजी रहता है क्या, तो आपके सामने तो स्क्रिप्ट है, आपको तो लैंग्वेज आती है, तो बोलने के लिए क्या लगता है। जब बहुत सारे लोगों को लगता है अरे बहुत इतने चार्ज ले रहे हो आप, मतलब 5 मिनट में तो हो जाता है काम, मतलब ये आपका 5 मिनट में हो गया। कभी कभी एक क्लाइंट के लिए तो एक एक दो दो घंटे जाते हैं, फिर भी क्लाइंट को पसंद नहीं आता, तब क्या, हाँ, तो तब वो क्या। कौन वैल्यूएशन करेगा ना। कभी कभी भी होता है ना, जैसे ब्रॉडकास्ट लेवल पे वो काम नहीं करते, जैसे एक तो इंडस्ट्री हो गई टीवी रेडियो की, और जैसे जैसे डिजिटल या एडवर्टाइजिंग हो गई। कभी कभी क्या होता है, अपना कोई यूट्यूब चैनल खोला हुआ है या कोई ऑडियो बुक पब्लिश कराना रहता है, तो वो लोग शायद या तो इंडस्ट्री को स्टडी नहीं करते। सो एनीवेज, स्नेहा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वॉइस ओवर पर चर्चा। एक और मैंने मतलब मुझे ऑब्वियसली आपके इतने टाइम से मैं आपके टच में हूँ, बट आप तो मतलब जैसे मुझे पता लगा 2007 से कर रहे हो, तो मैंने अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब से मैं 10वीं के बोर्ड के तैयारी कर रहा था, अब तब से वो मतलब इस इंडस्ट्री में आ चुके हो एज एन अनाउंसर। मेरी शुरुआत वॉइस हो ओवर गई की। थी, मतलब जैसे आपने कहा एक्सीडेंटली, बट बहुत अच्छा आपका। जी जी। मैंने जो भी आपके सैम्पल्स वगैरह सुने हुए हैं काफी बार अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो थैंक्स अ लॉट और अगेन। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे चांस दिया। मैं न्यूज पे करती रहती हूँ, टीवी पे बोलना मतलब मेरे लिए वो कुछ ये अलग नहीं है, मैं तो ये कितने सालों से करती आ रही हूँ। पर हाँ, मैंने कहा ना कि आपके बहुत सारे एपिसोड सुने थे, जो आप वॉइस ओवर के बारे में वगैरह आप एपिसोड्स डालते रहते, और ये उस वक्त से ना मुझे भी लगता था कि अरे कितना मतलब आपका जो क्राफ्ट है ना वो मुझे पसंद आता है। तो ये आज मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इसी एक एपिसोड का हिस्सा बनी हूँ। तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चांस दिया आपके इस एपिसोड में आने का। और ताकि अगर मेरी बातों से किसी और एक न्यू कमर आर्टिस्ट को कोई हेल्प भी हो गई ना, तो ये भी बड़ी बात है कि मैं, क्योंकि हर एक के आर्टिस्ट को हम पर्सनली तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इस इंटरव्यू के जरिए, इस हमारी माध्यम के जरिए बातचीत के जरिए किसी एक भी आर्टिस्ट का भला हो गया, या फिर वो एक प्रॉपर वॉइस और आर्टिस्ट की क्राफ्ट को समझने के लिए थोड़ा भी उसको उसमें से कोई समझ भी आ गई ना, तो ये भी बड़ा बहुत बड़ा काम है कि उसके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा, किसी के एक करियर की शुरुआत या फिर शुरुआत करियर हो के जाएगी। बारे में उसको एक रास्ता मिल जाएगा। मतलब एक सही डायरेक्शन मिल गया कि हाँ, क्या यस एक यस। रियलिटी पता लग गई क्या होता है। और जैसा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब पे या अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोग इसको काफी लोग 20-20 मिनट 30-30 मिनट पूरा एपिसोड सुनते हैं, अपनी राय देते हैं उसके बारे में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्राफ्ट में, इस फील्ड में आने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है बिल्कुल जो आपका एक्सपीरियंस है, और इतने सीनियर आर्टिस्ट का, ऑब्वियसली अगर वो जब आप शेयर करते हो तो हर कोई सुनता ही है उसको। सो फाइनली हम जल्दी एक और ऐसे एपिसोड से आते रहेंगे, और बहुत अच्छा लगता है खास करके जब मैं अपने सीनियर वॉइस आर्टिस्ट से या इस तरह से जो इतने अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से प्रोफेशनली काम करे हो इतने समय से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अगेन फाइनली थैंक्स, एंड जल्दी ये एपिसोड हमारा यूट्यूब पे होगा। और मैं भी इसका वेट कर रही हूँ।